जीत हो या फिर हार हो, आपको सीखने को हर तरह के मैच से मिलता ज़रूर है। और आज संदीप लामिछा ने एज अ कैप्टन को कम से कम ये एहसास हुआ होगा, उम्मीद तो है कि एहसास हुआ होगा कि बैटिंग ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। जो ये लगातार यहाँ पर चीज़ें कहते आ रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर एक स्टेबिलिटी आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैटिंग ऑर्डर को आप उसके साथ प्ले नहीं कर सकते, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है गेम में, क्रिकेट में एक अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है बैटिंग ऑर्डर का। उसके साथ खिलवाड़ करने से क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, या शायद संदीप लामिछा ने को समझ आया होगा और शायद वो उससे सीखेंगे भी। एंड आज टॉस जीतकर एक बहुत बेहतर चीज की नेपाल ने, वो की पहले बैटिंग। जी हाँ, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले ही कहा, रिजल्ट्स के बारे में बात तो जरूर होगी कि रिजल्ट क्या हुआ है, पीएनजी की परफॉर्मेंस कैसी हुई है, लेकिन यहाँ पर चीजें ये भी है कि ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज नहीं है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल मैच जरूर है। और आपने 2 इंपॉर्टेंट मैचेस खेले, इससे क्या कुछ सीखा नहीं सीखा वो आने वाले राउंड में जरूर पता चलेगा। लेकिन पहली चीज जो बेहतर की है कि आज टॉस जीतकर कम से कम पहले बैटिंग ली, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने बैट्समैन को अपने रखा सामने और उनका टेस्ट लिया कि चलिए आज आप स्कोर करके यहाँ पर जरूर दिखाइए। पहले बैटिंग के लिए आए कुशल गुरतल और अनिल शाह, वापस से वही जोड़ी आज रिपीट की गई। या कहना होगा यार, जैसे कि मैंने कल ही एनालिसिस में आपके सामने कहा था, कुशल गुरतल की वही कमजोरी उन्हें फिर लगातार परेशान भी कर रही है। आज फिर जैसे कि मैंने पहले ही पकड़ लिया था कि अबव द वेस्ट लाइन पे कुशल गुरतल को लगातार दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, और फिर पर फिर से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अब इन पर भारी पड़ती जा रही है कहीं ना कहीं कुशल गुरतल पर, कि अब अबव द वेस्ट और मुश्किल होता जा रहा है खेलना। बिल्कुल, जैसे कि आपने कल एक चीज कही थी कि सबकी एक ना एक कमजोरी होती है, शायद वो साथ चले लगातार चले, लेकिन ये भी देखना होगा कुशल गुरतल करियर अभी शुरू ही हुआ है। अगर शुरू की करियर में अगर बाकी टीमों को ये कमजोरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खतरा भी होगा उनकी बैटिंग के लिए। बिल्कुल 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 खतरा होगा, ये डेंजर साइन भी है, पर इसको ठीक करना होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और शॉट सिलेक्शन पे ध्यान देना होगा, या फिर अबव वेस्ट की बॉल को रोकना होगा, कुछ भी, लेकिन वो कोच और इनके बीच होगा और किसी के बीच नहीं होगा। वो नहीं सिखाना होगा कि किस तरीके से इन्हें टैकल किया जाए इन जैसी बॉल को। जी हाँ, दूसरी तरफ चलिए आज वो नहीं चले, लेकिन सिर्फ अनिल शाह की बात करें, एक और यहाँ पर ओपनिंग फेलियर। जी हाँ, अब मुझे यहाँ पर भी वही चीज कि आखिर कोच और कैप्टन सर को क्या मिला ओपनिंग कुशल गुरतल और आसिफ शेख की जो ओपनिंग थी उन्हें हटा के, कुछ भी फायदा नहीं हुआ यार। पवन श्रॉफ को वो वर्ल्ड क्रिकेट के लास्ट मैच में लाए थे, वहां पे भी वो फ्लॉप रहे। यहाँ पर दोनों मैचों में अनिल शाह वो भी कुछ भी रन्स नहीं निकाल पाए। तो आखिर क्या रिजल्ट निकल कर आए कुशल गुरतल और आसिफ शेख की ओपनिंग पेयर को छेड़कर, ये तो शायद कैप्टन और कोच ही बेहतर बता पाए। बिल्कुल सही बात, इसको कोई रिजल्ट आया ही नहीं है, और आसिफ शेख को ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेली क्रिकेट ये कहता ही है कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में उनको रखना चाहिए, उनको देना चाहिए। और अभी भी यही डेली क्रिकेट कहेगा कि आप बहुत अच्छे प्लेयर को आप बाहर बिठा रहे हैं, जो टीम के साथ थे आपने उन्हें बाहर कर दिया। क्या पता वो आने ही वाले थे टच में, आपने उन्हें बाहर कर दिया। क्रिकेट है, कुछ नहीं मालूम है आपको, ना आपको ना हमें कि वो फॉर्म में आने या फिर नहीं आते, नहीं आ सकते थे, या फिर आपको कैसे मालूम कि क्या पता बस एक मैच की दूरी पे थे और वो कहते हैं ना कि एक अच्छी इनिंग का इंतजार होता है, उसके बाद प्लेयर फॉर्म में रहता है। अब आप खुद सोचिए, 15 मैचेस लगातार वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में पीएनजी हारी थी। क्या वहां पर किसी को लगा था कि अब आने वाले 10 दिन में ये टीम 3 ओडीआई मैच जीत जाएगी और नेपाल में जाके उनके घर में उनके खिलाफ 2-0 से एक ओडीआई सीरीज जीतेगी, यूएई को हराएगी? इतनी सारी चीजें किसी को नहीं लगी। आपकी हुई ना चीजें, होता है कभी कभी, तो वही आसिफ शेख के साथ है, उन्हें लगातार कंटिन्यू करना चाहिए था, वो एक ब्लंडर जरूर हुआ है। उसके बाद वन डाउन फाइनली, जो हम कल कह रहे थे कि देव खान ने खराब शॉट खेलकर अपनी जो इनिंग है वो खराब कर दी, वहां वो अच्छी इनिंग खेल सकते थे, आज उन्होंने सुधारा। कल हमने कहा था कि वो वन डाउन की अहमियत को समझे, आज प्रॉपर तरीके से उन्होंने उस चीज को समझा और एक बेहतरीन 72 रन की इनिंग। कैसा लगा आपको वो इनिंग खास? बिल्कुल, देखिए 50 जो उन्होंने मारी है, शुरू के 50 रन या 40-50 रन जो उन्होंने मारे हैं, वो बहुत 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 अच्छे हैं। वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हाँ, वन डाउन पे आने वाले बैट्समैन बहुत प्योर जिस तरीके के होने चाहिए उस तरीके के हैं। शुरू में लीव की बहुत अच्छा उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाया, पेशेंस दिखाया, शॉट सिलेक्शन अच्छा था, 40-50 रन तक बहुत, जब तक 50 नहीं हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉट भी खेला उन्होंने, शॉट्स अजीब हो गए, उनसे बचना चाहिए। वन डाउन है, आपने बहुत अच्छा खेला, इससे सीखिए, खूब सीखिए। अगर इन वीडियोस अगर आपको मिल जाते हैं बाद में, आपको मैच के बाद अगर आपको वीडियो मिल जाए कहीं से, तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस इनिंग से आप अपनी गलतियों पे भी काम कर सकते हैं। बेहतरीन इनिंग की डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बेहतरीन इनिंग और बहुत सही वक्त पर खेली गई। जब 10-15 पर
विकेट आपकी टीम के थे, आप 1 डाउन आए और वहां पर बहुत ही क्रूशियल इनिंग आपकी रही है, खास करके जो आपने 1 रन से लेकर 50 रन की आपकी इनिंग रही है उसके लिए डेफिनेटली आपको फुल क्रेडिट जाता है। बहुत ही शानदार इनिंग वो रही है, बहुत काम और कंपोज्ड इनिंग रही है। और अगर आपको सीखना है कि आगे मैं और इस इनिंग को और कैसे लंबा बेहतर कर सकता था, तो आप उन 22 रनों को जरूर एक बार देखिएगा जो आपने 51 रन से 72 रन के बीच में मारे हैं। वहां पर आप काफी कुछ देख पाएंगे कि हाँ मेरा विकेट आने ही वाला था। बिल्कुल, ये आप सीख पाएंगे वहां से। आप 51 से 72 के बीच में आप जो रन मारे हैं, जो आपने शॉट्स खेले हैं, वहां से आप समझ जाएंगे कि अरे मेरा विकेट तो बस आने ही वाला था और पीएनजी ले गई। वहां पर आप थोड़ी सी और बेहतर, आप बिल्कुल उम्मीद है, अभी नए हैं, अभी आप जुड़े हैं टीम के साथ, सिर्फ दूसरा मैच था, आपने 50 चली और उम्मीद है जो आपने साइन दिखाए वो बहुत ही अच्छा है। यही तो चाहिए प्लेयरों से, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा उन्होंने आज इंप्लीमेंट किया है। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह ऐरी, अच्छा लगा फाइनली दीपेंद्र सिंह ऐरी को ओडीआई में भी फॉर्म में आते हुए, और क्या शानदार तीसरी सेंचुरी अपने देश के लिए उन्होंने लगाई है ओडीआई। बिल्कुल, यही तो, ये सब ही कॉल्स हैं, ये सब इन्हीं चीजों से। क्योंकि शुरू में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल, शुरू की 30-40 बॉलों में जबरदस्त स्ट्रगल कर रहे थे दीपेंद्र सिंह ऐरी, लग ही नहीं रहा था, सारी बॉलें मिस टाइम हो रही थी। पर इस बार उन्होंने थोड़ा अपने आप को काम रखा कहीं ना कहीं कि चलिए ठीक है, बॉल जा रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा खाली जाने दो, लेकिन हमें भरोसा है कि दीपेंद्र सिंह यानी स्ट्राइक रेट बाद में क्लियर कर ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भी अपने ऊपर भरोसा था कहीं ना कहीं, पर इसलिए आज उन्होंने ये इनिंग खेली है कि उन्होंने अपने आप को टाइम दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि मैचेस उन्हें यहाँ पर मिले अपने आप को ठीक करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। इन सबसे ये खासकर निकल के जरूर आया है दीपेंद्र सिंह ऐरी भी। अब शायद हमें आगे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जरूर रन बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक जोड़ी अच्छी खासी जमी और एक और 100 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर आज तीसरी शतक की साझेदारी देखने को मिली है सिर्फ 10-15 दिन के अंदर नेपाल के लिए। उसके बाद के जो फेस है यार, यहाँ पर कहना होगा कि संदीप लामिछाने जो हम लगातार एक चीज हम यहाँ पे कहते रहते हैं कि बैटिंग ऑर्डर कितना क्रूशियल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है, ये शायद आज संदीप लामिछाने समझे होंगे। आरिफ शेख की जगह मेरे ख्याल से 39.4 या 40 ओवर करीब हुए थे जब दीपेंद्र सिंह ऐरी आउट हुए, वहां पर भीम शार्की को वहां पर भेजा गया। रोहित पुडाल आउट होने के बाद क्या कहेंगे आप कि भीम शार्की पहले, फिर पवन चराव, फिर आरिफ शेख, वहां पर एक सॉलिड ब्लंडर जरूर हुआ है जिस वजह से 25 से 30 रन एंड में कम रह गए। नहीं, ये आपने सही कहा कहीं ना कहीं, देखिए बिल्कुल। और ये एक था कि भीम शार्की की जगह पर जरूर उन्होंने रन बनाए हैं, इस पे अच्छी बात है। वही सिंपल सी बात है कि भीम शार्की को जितनी कम बॉलें मिलती वो उतना ज्यादा खतरनाक होते। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आरिफ ऊपर आने चाहिए। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं अगर उन्हें 8 बॉलें 9 बॉलें मिलती तो आप उनके बल्ले से बहुत अच्छा रन देख सकते थे। 3-4 छक्के देख सकते थे। 26 रन, ये 26 रन ना सही तो 20 रन उनके 8 बॉलों में 9 बॉलों में हो जाते। लेकिन फिर आरिफ शेख का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, वो और थोड़ा वहां पर रुक कर 5, 10, 15 बॉलें 12 बॉलें रुक कर, इतना नहीं, उसके बाद वो वहां पर तेजी से खेल सकते थे क्योंकि वो है ऐसे प्लेयर, थोड़ा टाइम लेंगे उसके बाद वो स्पीड बढ़ाएंगे। अब भीम शार्की कम बॉलें मिलेंगी वो डेंजर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत जो जजमेंट में गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती है ये संदीप से। बिल्कुल, और यहाँ पर क्लियरली कहना होगा, यहाँ पर हार जीत का जो फैसला रहा है वो डेफिनेटली इससे जुड़ा हुआ जरूर है। ये अगर आप किसी इस मैच की एनालाइज करने कोई बैठते हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट जरूर आएगा कि आरिफ शेख को उस ऊपर भेजकर वो 5-6 ओवर जो कंसिस्टेंसी चल रही थी आराम से, उसे बना के रखनी चाहिए थी। लास्ट के 4 ओवर में भीम शार्की हो, पवन चराव हो, सोमपाल कामी और फिर एड में संदीप लामिछाने थोड़ी बहुत हिटिंग करी है, वो और ज्यादा क्रूशियल हो जाती वो चीज। लेकिन पवन चराव को आप कैसे देखते हैं? मौके मिल रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम है उनके आउट होने के तरीके से। नहीं, देखिए अब 3 मौके मिल गए। बिल्कुल, अब नहीं, अब तो मौके मिले हैं, अब मौके मिल रहे हैं तो आप उसको कम से कम दिखाइए, कुछ शाइन दिखाइए, कुछ साइन हो कि हाँ चलिए ये मार रहा है, 15, 20, 25 कोशिश कर रहा है लड़का। भीम शार्की ने किया कल 17, आज 26 इंप्रूवमेंट तो है। देख लीजिए, ये तो साइन है कि हाँ ये ठीक है, कोच की नजर में, कप्तान की नजर में, हाँ यार कर तो रहा है ना, रन मार रहा है, हमारे प्लेयर के साथ वहां पर खड़ा है, टीम के साथ विकेट नहीं गिरने दे रहा है, ये सब साइन होना चाहिए। एक दो बाउंड्रीज जिस टाइम आप आए उस टाइम बाउंड्रीज लगाने का कोशिश करिए, तो सिंगल डबल भी ले सकते थे कि चलिए मैं सामने वाले को सिंगल दे दूं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर ना हो। ये सब साइन नजर नहीं आ रहा है पवन शराफ में। देव खन्ना ने काम किया, भीम शार्की ने काम किया, पर पवन आपको भी कहीं बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और ऊपर अनिल शाह को भी। खैर, बॉलिंग की आज बात करें तो स्ट्रिक्टली एवरेज रही है पीएनजी की, और कोई बात नहीं है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच भी थी, लेकिन उसमें भी चलिए हाँ एक चीज और बेहतर है कि काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है। 15 से 20 रन कम नेपाल की तरफ से रहे हैं, तो वही मैं कहूंगा वहां पर बैटिंग ऑर्डर में बहुत बड़ा एक ब्लंडर जरूर हुआ है कैप्टनसी से। ओवरऑल
पुअर नहीं कह सकते, लेकिन बिलो एवरेज फील्डिंग पीएनजी की आज हुई है। जी हाँ, आज बिलो एवरेज फील्डिंग हुई है। उनकी बहुत परफेक्ट फील्डिंग होती है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिलो एवरेज आप कह सकते हैं, फिर पुअर आप कह सकते हैं। 279 रन चेस करना इस ग्राउंड पर इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि 292 कल ही पीएनजी ने दिए थे और लगभग 286 नेपाल पहुंच गया, तो डेफिनेटली रेस से बाहर नहीं थे। लेकिन सोमपाल कामी जो अर्ली स्ट्राइक्स ने डेफिनेटली नेपाल को फेवरेट कर दिया था शुरू के 10 ओवर में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, और असद वाला चाल समिंद जैसे प्लेयर चले गए, सबको उन्होंने भेज दिया, पैकअप कर दिया बिल्कुल उन लोगों का, और स्कोर को बहुत ज्यादा वहां पर ये स्कोर ऑलरेडी काफी बढ़ गया था। जब सोमपाल ने स्ट्राइक किया तो ऑब्वियसली है कि आपको 10 रन का एडवांटेज वहां जरूर मिला। इतनी जल्दी टोनी उरा और असद वाला, बिल्कुल इतने टीम के कोर प्लेयर, स्ट्राइक वाले प्लेयर चले गए हैं वापस घर में बिना रन जोड़े या थोड़े बहुत 1-2 रन जोड़कर, तो इतनी जल्दी मिला, 10 रन का एडवांटेज मिला था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो आने वाले वक्त में सभी जानते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर जो थी वो जिस तरह से पीएनजी की दिक्कतें बढ़ गई थी कि उसके साथ साथ फिर उसके कुछ देर बाद चार्ल्स समीनी भी आउट हो गए। लेकिन डेफिनेटली वही कहते हैं ना कि जिस प्लेयर का दिन हो या फिर जिस प्लेयर को इंटेंटफुल अगर अपने गेम में वो घुसे हो, तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता कि वो स्कोर करे। आज आउट ऑफ द सिलेबस कोई प्लेयर निकल कर आया है बहुत टाइम बाद। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे परफॉर्मर नहीं है, लेकिन आज काफी टाइम बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, वो कहते नहीं लॉन्ग परफॉर्मेंस, लेगा साइका रन तो कर रहे थे 15-20-25 15-20-25 लंबी इनिंग नहीं आ रही थी। आज मैच विनिंग नॉक खेली 19 रन की। क्या कहेंगे आप? इंजरी भी हो गई थी, उसके बाद ही जाकर उनका विकेट गिरा। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि अब पीएनजी इंप्रूवमेंट कर रहा है बैटिंग में, अलग अलग प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। आज आप लिस्ट उठा के देखिए, 3 से 4 बैट्समैन आपको मिल जाएंगे जिन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेगा साइका तो खैर टॉप लिस्ट में है, बिल्कुल, सेज बाओ है, 4 समय है, जी हाँ माफ कीजिएगा, हैक्यूरे है वहां जी पर। हाँ। तो देख लीजिए आज परफॉर्मेंस निकली है। चैट शॉपर नीचे आए और जरूरत नहीं थी वहां पर, इतना अच्छा दिखाया है इन 2 प्लेयरों ने। और लेगा साइका की बात करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन खेले हैं। इस मूवमेंट पर आकर आप चेस कर रहे हैं, माइंडसेट उन्होंने कूल कामनेस रखा, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रखा, 88 का स्ट्राइक रेट था, शानदार खेले हैं। सेंचुरी मिस कर गए, कोई बात नहीं, लेकिन 90 रन आप बनाए और आपकी टीम के काम आए। बिल्कुल, मैच विनिंग इनिंग थी वो, मैन ऑफ द मैच करते हैं उस इनिंग के लिए। एक चीज यहाँ पर और आ जाती है, आपने देखा होगा लास्ट में जब 25-30 रन 35 रन करीब चाहिए थे, और जब पीएनजी की लास्ट जोड़ी खेल रही थी, अगर मैं बात करूं, इन दोनों का आपने देखा एक भी रिस्की शॉट इन्होंने नहीं खेला। वहीं पर हमने जब देखा था यूएई में 168 चेस करते बाद नेपाल के जो बैट्समैन थे लोअर ऑर्डर में हो चाहे मिडिल ऑर्डर में, उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। और यहाँ पर आप देखिए इन लोगों ने कितनी काम और कंपोज, उन्हें पता था कि अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम मार मार के खेलें। अगर 24 बॉलों में 18 रन चाहिए तो हमें रिस्क लेना ही क्यों है, जब सिंगल से काम बन जाएगा, डबल से काम बन जाएगा। और एग्जैक्टली वही इनिंग खेली है। लास्ट में जो 6 पड़ा है, उसके अलावा जो भी पूरी 20-25 रन की वो पार्टनरशिप हुई है, उसमें एक बार भी रिस्क नहीं लिया गया। उससे जो छोटा सा एक टाइम है गेम का, आधे घंटे का, उसे आप कैसे देखते हैं पीएनजी की बैटिंग? बहुत शानदार, ये बहुत कुछ सिखाता है, बहुत शानदार है। ये बहुत आसान नहीं है, ये कंट्रोल करना एक लोअर ऑर्डर के लिए आप बिल्कुल आसान नहीं है। उन्हें बस दिखता है कि बॉल आई है, हमें मारना है। और ये काफी बड़ी बड़ी टीमों में भी नॉर्मन मनुआ को देखिए, बिल्कुल लगातार मारने लगे थे। बिल्कुल सही, हाँ आप उन्हीं की टीम में नॉर्मन मनुआ का एग्जांपल देखिए, 11 रन मारे, ठीक है मार दिए 5 बॉलों में, पर आउट हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ उनके 11 रन का। लेकिन जब ये राइटली विक्यूर जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है, कंट्रोल करके रखा। चैट शॉपर आया, उन्होंने भी कंट्रोल करके रखा कि नहीं सिंगल डबल से ही करेंगे। लेकिन मानिए ये बहुत मुश्किल होता है टेलेंडर्स के लिए। बोलना आसान है कि हाँ सिंगल ही तो चाहिए, नहीं हो पाता टेलेंडर लोगों से, ये आसान नहीं है करना। तो हेड्स ऑफ है पीएनजी, पहले से ही उनके टेलेंडर काफी रन मारते आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि टेलेंडर्स ने जीत हाँ पहली बार दिलाई है जरूर, पर रन तो ये बहुत पहले से ही जोड़ते आ रहे हैं। उसको कारण जैसे कि इसीलिए एक काम कंपोज यानी कि यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मनुआ ने 11 रन जरूर मारे, तेज मारे, टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर बाकी प्लेयर भी उसी तरह से 5-6 रन करके अगर तेज के खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा देते तो फिर डेफिनेटली नेपाली मैच 4 या 5 रन से एट द एंड आपको जीतता हुआ मिलता। इसीलिए उनका जो काम और कंपोज इनिंग रही है, छोटी सी पार्टनरशिप रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहना
चाहूंगा कि बॉलिंग बड़ी अचानक से खराब हो गई, ये हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ जरूर करना चाहूंगा। जब भी कोर बॉलर नेपाल टीम के प्रेशर में आते हैं या फिर रन्स के लिए जाते हैं, तब जो कैप्टन है एज अ कैप्टन संदीप लामिछाने बहुत प्रेशर में नजर आते हैं, 8, 9, 10 बॉलर तक लगा देते हैं। गुलशन झा को टीम में लेने का रीजन समझ नहीं आया। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं, फिर कहीं ना कहीं लाइन लेंथ सब खराब है। और ये आपने सही कहा कि ऐसे कैप्टन संदीप को बहुत ज्यादा प्रेशर, जैसे कि हमने कहा था कि ओडीआई में अभी बता पाएंगे। याद है आप में से जिन लोगों ने भी मैच रिव्यू पूरा कोई सुनता हो तो उन्हें पता होगा क्लियरली कि हमने कहा था कि असद वला और संदीप लामिछाने में क्या कंपैरिजन में अभी हम असद वला को ही कहेंगे, क्योंकि संदीप को अभी हमें देखना है। और देखिए ओडीआई में संदीप लामिछाने की जो कैप्टनसी है वो बहुत ज्यादा टेस्ट हो रही है, और टेस्ट में अभी तक जो रिजल्ट्स हैं, सिर्फ ये हारने की बात नहीं है कि हार रहे हैं, लेकिन वो दिख रहा है कि थोड़े बहुत ब्लंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, और इनसे सीखना होगा कि अब एक बॉलर की कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपको जरूरत है। सोमपाल, करण, ठीक है आपके पास पेस बॉलर है, लेकिन अब उसके बाद हमें ऐसे बॉलर चाहिए जो थोड़ा विकेट लेके दे और बीच में आए ब्रेक थ्रू दिलाए, या फिर थोड़ा इकोनॉमिकल हो। ठीक है, इकोनॉमिकल हो। मुश्किल होता है कि हाँ बैटिंग डेक पे ऐसी बॉलिंग करा पाना, पर सोमपाल कामी ने भी बॉलिंग कराई है। आप उनकी इकोनॉमी को देखिए, उनके विकेट टैली को देखिए, आप सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके के बॉलर की तलाश है। आपके ईपीएल या पीएम कप से आप बॉल उठा सकते हैं, या फिर आपके पास है काम करने की जरूरत है। काम करेंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल कोई तरह नहीं है। कमल हरी की बात करूं, अविनाश बोरा की बात करूं, इन लोगों के पास है। जितेंद्र मुखिया की बात करूं, इन पे काम करने की जरूरत है। बॉलर्स ऑलरेडी है, बस ये कि उन पे काम कितना होता है। वो लोग जब ऑफ टाइम पे होते हैं तो वो प्रैक्टिस कितना करते हैं या सिर्फ बैठे रहते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी ना। बिल्कुल, एक बस सवाल जो नेपाल को शायद मिल गया है, सुपरस्टार रोहित पुडाल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या है, आखिर है क्या ये नेपाल के लिए, नेपाल टीम के लिए और नेपाल फैंस के लिए? जरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, क्योंकि जिस तरह की इनिंग उनकी रही है और वैसे इनिंग खेलते हैं वो कि जैसे आप मुझे कोई भी बॉल डाल दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो 100 के स्ट्राइक रेट 35, जी हाँ 35 बॉल में 35 थे, 36 बॉल में वो आउट हुए, तो लगभग 100 की स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं से वो उन्होंने रन्स निकाले हैं। बहुत शानदार प्लेयर एक मिल गया है, जिस तरह का उनका फुटवर्क है, जिस तरह से वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जब भी जरूरत पड़े उन्हें लगता है कि यार भाई बाउंड्री आनी चाहिए तो बाउंड्री निकाल देते हैं। बहुत ही शानदार बैट्समैन हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ये गोल्डन पीरियड वाला, वो उनका गोल्डन पीरियड उनके आते ही शुरू हो गया है वनडे क्रिकेट में, और चाहेंगे कि ये लंबा लगातार चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर मिला है। बस ये जरूर कहना चाहूंगा, इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कोच का रहे, जितने भी बोर्ड का रहे, कैप्टन का रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इस प्लेयर को नरिश करिए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा उनके पास एक फुटवर्क है, बेहतरीन टेक्निक है, और जितना बेहतर कर सके आप उनको करिए। ये बहुत बड़े एक नाम नेपाल की तरफ से निकल सकते हैं, और आपके तो फेवरेट भी हो गए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मेरे तो सुपरस्टार मैं बिल्कुल है, और मुझे वैसी झलक नजर आती है। लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है ये वैसे हैं जैसे हर टीम के पास एक फैब 4 और फैब 5 जिसे आजकल चल रहा है बड़ी बड़ी टीमों का वो नाटक। मुझे सीरियसली ये वो प्लेयर है जो फैब 4 और फैब 5 जो है, अगर एसोसिएट का बनाएंगे तो उसमें ये नंबर 1 पे जरूर आएंगे। बेहतरीन प्लेयर है, हर जगह जाकर रन मार देंगे, और उम्मीद है कि स्कॉटलैंड में भी ये प्लेयर जरूर बहुत रन मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बहुत एक्साइटिंग वो होगा जब स्कॉटलैंड के नाइका के बॉलर्स वर्सेस रोहित पुडाल को देखेंगे। बहुत शानदार एक इनिंग जो है उम्मीद करेंगे रोहित पुडाल से देखने को जरूर मिलेगी। ओवरऑल यहाँ जैसे कि हम यहाँ पर हमेशा लगातार ये कहते रहते हैं कि रिजल्ट्स क्या है क्या नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम आप जाकर कहें यार बहुत बेहतरीन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नेपाल को यहाँ पर खेलने को जरूर मिला है। हार हुई है उसमें चलिए उसके लिए चर्चा अलग होगी, लेकिन क्या कुछ सीखने को मिलेगा इससे? डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सीरीज से। हाँ, और जिस तरीके से पीएनजी अब बढ़ रही है वो तो और ज्यादा गुड साइन है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगा, जिस तरीके से पीएनजी अपना क्रिकेट अपना गेम को हाई कर रही है। ये शानदार है, शानदार है। ओमान वर्सेस ओमान स्कॉटलैंड सीरीज में पीएनजी किस तरह से परफॉर्म करती है वहां पर। अब ओमान और स्कॉटलैंड को डेफिनेटली पीएनजी के खिलाफ भी काफी सतर्क रहना होगा। परफॉर्मेंस काफी ज्यादा उठी है। ओवरऑल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस में रही है, और बहुत ही शानदार सीरीज नेपाल और पीएनजी की तरफ से देखने को मिली है। कुछ कैप्टनसी एरर्स की वजह से आज की ये हार नेपाल में हुई है। अगर आप पूरे को लेकर बैठे 100 बातों की एक बात जो हम कहते हैं, डेफिनेटली अ कैप्टनसी एरर फ्रॉम संदीप लामिछाने, वरना इस मैच को नेपाल जीत सकता था।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फैक्ट्स के साथ लॉजिकल एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। जैसे कि हमने पहले कहा, अभी दोबारा कहूंगा, लर्निंग प्रोसेस में ये 2 मैचेस जो है ये बहुत ज्यादा काम आएंगे नेपाल के लिए। और आपको एक आंसर और मिला है कि यंग प्लेयर्स परफॉर्म करके देंगे, आप उन्हें मौका जरूर दीजिए। देव खन्नल, भीम शार्की ने भी और देव खन्नल ने भी वो आपको करके जरूर दिखाया है। और एक चीज और आंसर मिल गया है, प्लीज बैटिंग ऑर्डर की छिड़खानी मत करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करिए।